हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी माय चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वह है ब्रीथ चैप्टर। आज का जो टॉपिक है वह क्या है? ब्रीथ है। तो आज हम इस सर्किल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि यह ब्रीथ क्या है, इस ब्रीथ के अंदर जो भी कुछ इसके गुण होते हैं उस सारे का हम क्या करेंगे, आज इसका अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं यहाँ पे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह क्या है? सर्किल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो है सर्किल जो है इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, इस ज्योमेट्री के अंदर जो भी कुछ फिगर बनते हैं, जैसे आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, जो भी फिगर बनते हैं वह सारा के सारा जो है क्या होते हैं? तो रेखा से बनते हैं। किससे बनते हैं? रेखा से बनते हैं। तो रेखा जो होती है, जब रेखाएं अपने झुकाव बना देती है तो वह जो है क्या बना देती है? झुकाव जब से ही बनाएगी तो किसी ना किसी फिगर का निर्माण करेगी। जैसे अगर रेखा जो है, अगर रेखा को मोड़कर गोलाकार बना दिया जाए तो वह क्या बन जाती है? वृत्त बन जाती है। अगर उसी रेखा को अगर 3 भाग में बांटकर उसे एक जगह अगर एकत्रित कर दिया जाए तो वह क्या बना देती है? त्रिभुज बना देती है। तो उसी के इस ज्योमेट्री के अंदर एक पार्ट है जो कि उसका नाम है वृत्त। तो आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि यह वृत्त जो है क्या है। तो देखिए, किसी भी फिगर का निर्माण बिंदु से होता है। किससे होता है? बिंदु से होता है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं। उसको ना ही तो उसमें लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही कोई रेडियस होती है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई भी नहीं होती है। बस उसकी हम सिर्फ क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो यह जो है इस बिंदु से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? कोई भी फिगर बनता है। तो देखिए, जब बहुत सारे बिंदु आपस में शॉर्ट कर क्या करते हैं? एक रेखा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? रेखा का निर्माण करते हैं। और यही जब रेखा होती है, इसी रेखा के द्वारा हम किसी भी फिगर को बनाते हैं। इस ज्योमेट्री के अंदर जो भी कुछ फिगर बनाते हैं वह किसके माध्यम से बनाते हैं? रेखा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कहाँ, इस वृत्त का। तो आप बताइए कि आप किसी भी समतल पर आप एक केंद्र मान लीजिए। क्या मान लीजिए? केंद्र मान लीजिए। और इस केंद्र से समान दूरी पर, इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो है, इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इस यह जो घेरा होता है इसी को हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। यानी इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का ऐसा घेरा जिसको हम जो क्या हो, गोलाकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो होता है यह वृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। और यह जो होती है, यह क्या होती है? इसकी जो है यह पेरीमीटर होती है, यानी यह जो है परिधि होती है। यह क्या होती है? परिधि होती है। और यह इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इस केंद्र से परिधि को, इस केंद्र से जो परिधि को छूने वाली रेखा जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो बात आई कि यह जो है वृत्त, इस वृत्त का इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, प्राचीन काल में लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब सामान ले जाते थे तो उस समय जो है पहिया जो था वह लम्बढेन था, जिसके कारण क्या होता था? एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाते इन लोगों का सारे सामान रास्ता में ही क्या हो जाता था? गिर जाता था। जिसके कारण लोगों ने सोचा कि भाई यह जो है इस पहिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाए ताकि यह जो है क्या हो, हमें सुविधाजनक भी हो और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हमें कोई कठिनाई भी ना हो। तो इसलिए इन लोगों ने इसको खोज करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि यह जो है उन्होंने सोचा कि यदि इसको हम क्या करते हैं, इसके यदि अगर इस पेरीमीटर को यानी परिधि का इसको 22 मीटर, इसको क्या करते हैं? 22 यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं? 22 यूनिट। और इसका व्यास को हम क्या लेते हैं? व्यास को यदि ले लेते हैं 7 यूनिट। क्या ले लेते हैं? 7 यूनिट। यानी यहाँ पर यह जो है वृत्त की जो परिधि क्या है? 22 यूनिट और व्यास क्या है? 7 यूनिट। इसी के बीच का जो रेशियो होता है, इसके बीच का जो अनुपात होता है, इसी का नाम हमने क्या दिया? पाई दिया। क्या दिया? पाई दिया। यानी इस पाई के जो, यह पाई जो है, इस पाई के रहस्य भी बहुत सारा है, जिसके बारे में हम कुछ समय अगले टॉपिक में जब चलेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाई का जो है, इस पाई का खोज प्राचीन काल में की गई। और उस समय आर्यभट्ट नाम के जिन्होंने शून्य का खोज किया था, उन्होंने भी इसका
क्या किया था, इसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और एक जो है और इसका मान जो होता है, इस पाई का मान यह 22/7 होता है, लेकिन इसका कभी कभी हम 3.14 भी इसका उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम क्या, वृत्त में। तो वृत्त के क्या हुआ कि इस वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं। और इस वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वृत्त का डिफिनेशन को लिख देते हैं। तो यहाँ पे आइए हम यहाँ पर थे वृत्त के डिफिनेशन पर। तो वृत्त का डिफिनेशन क्या होता है कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे जो भी डिफिनेशन है, इसके अंदर जो भी डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को हमने यहाँ पे समय को बचाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो आइए बताते हैं कि वृत्त यानी वृत्त क्या है। तो देखिए, किसी समतल पर केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। यानी इस केंद्र से इस समान दूरी पर, इस केंद्र से यहाँ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होती है यह किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को छूने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप कॉपी पेन लिए होंगे तो आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए। और उसके बाद क्या होती है, इसकी परिधि, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टोटल को क्या कहते हैं, इस टोटल लंबाई को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। तो इस परिधि का डिफिनेशन क्या होता है, इसको कहते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। और इसको क्या कहते हैं, केंद्र यानी वृत्त का केंद्र। तो देखिए, इसको हम कहते हैं, इस परिधि का डिफिनेशन क्या होता है, इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो है इस चाप के टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे हम बता देंगे कि इस केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो है इस चाप के टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। अब बात आई कि व्यास की। तो व्यास जो होती है, यह व्यास जो है किसी वृत्त के, व्यास का डिफिनेशन क्या देंगे, तो व्यास का डिफिनेशन हम यह देंगे, अपने एकदम सरल भाषा में देना है कि व्यास का यह डिफिनेशन होता है कि किसी वृत्त के परिधि को एक परिधि से केंद्र से होकर जाकर और दूसरे परिधि को यदि छूती है तो वह क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास कहलाती है। यानी अगर किसी वृत्त के परिधि से होकर, यानी किसी वृत्त के परिधि यानी एक परिधि से, किसी परिधि के बिंदु, यहाँ एक बिंदु से और केंद्र से होते हुए जाकर कहाँ, किसी दूसरे परिधि को छूती है तो वह वृत्त की क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। और साथ ही साथ यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं। यानी इस वृत्त के अगर कोई पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह कौन होती है, तो वृत्त के सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह वृत्त की क्या होती है, व्यास होती है। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम आपको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कि यह कैसे बड़ी होती है। तो देखिए, इस वृत्त को जो है बनाने के लिए, इस वृत्त को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पे एक बिंदु को लेते हैं तो यहाँ पे एक बिंदु लेने के बाद इसको थोड़ा सा जरूर यहाँ पे हम क्या करेंगे, झुकाएंगे, तब जाकर यह अपने पथ से विचलित होगी और ऐसे झुकाव करते तब जाकर यह क्या करेगी, एक वृत्त का निर्माण करेगी। अगर हम यदि यहाँ पे बिंदु लेते हैं यहाँ पे और इसके एकदम संरेख यहाँ पे लेते हैं, अगर यहाँ पे बिंदु लेते हैं तो ये कभी वृत्त नहीं बनेगा, यह सीधे ही बनते चला जाएगा लेकिन कभी वृत्त का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि एक बिंदु लेते हैं तो भले ही हम इसका हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है यह सत्य है कि आप यहाँ पे अगर एक बिंदु को लेते हैं तो यहाँ पे एकदम इसके थोड़ा सा या ज़्यादा, आप थोड़ा सा या ज़्यादा इसको बिल्कुल यह क्या होता है, इसके एकदम हटकर इसके पथ पर नहीं होगा, अलग होगा, तब जाकर यह क्या करेगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास होती है। तो यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं,
कि यहाँ पर यदि यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे यह परिधि तो यहाँ से यहाँ को छूती है, तो यह जो है सबसे बड़ी, हम बताएं कि सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर यदि इस केंद्र से थोड़ा सा भी अगर नीचे हम आ जाते हैं तो इसको यदि मिलाते हैं, इसको यदि मिलाएंगे तो यह केंद्र से अलग हो गई, यानी केंद्र को नहीं छुई। तो जब केंद्र को नहीं छुई तो यहाँ पर यह क्या हो गया, केंद्र से विचलित हो गई, यानी अलग हो गई, यानी यह जो है इस बिंदु के एकदम यह क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तो ये तो व्यास के बराबर नहीं होगा। तो भले ही यह हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे वृत्त के जो है यह एके पर एके है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह जो है क्या है, इस अगर यहाँ बिंदु है तो यह जरूर इससे हट करें, तब जाकर यह क्या बन रहा है, एक गोलाकार जो है आकृति बन रहा है, जिसका नाम क्या देते हैं, वृत्त देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त के किसी भी बिंदु, अगर वृत्त का बात करें तो वृत्त के कोई भी बिंदु एकदम यह पथ पर नहीं होती है, यह अपने पथ से बिल्कुल विचलित होती है, यानी थोड़ा सा अंदर 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 झुकाव करते 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 तब जाकर यह मिलकर क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया। तो अब बात आई कि यहाँ पे अगर हम यदि बात करें तो इस वृत्त का जो है, इस वृत्त के यह वृत्त हो गया, इस वृत्त के यहाँ से एक बिंदु से, इस परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को तक परिधि को छूने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। और व्यास जो होती है यह कहाँ किससे होकर जाती है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अगर वृत्त से केंद्र से होकर कहीं से भी अगर आप गुजार दे, अगर यहाँ पे परिधि को छुए तो यह हर हमेशा यह क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो एक क्वेश्चन आपके वृत्त से यह बनता है कि हम जो है केंद्र से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, किसी वृत्त के अंदर केंद्र से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त से होकर केंद्र, इस वृत्त के अंदर केंद्र से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। यह जो है 1 नंबर में पूछता है कभी कभी कि वृत्त के अंदर जो है केंद्र से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर केंद्र से हम कितना भी, जितना चाहे उतना रेखा खींच सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब बात आई कि यहाँ पे यह जो है, अब आते हैं हम कहाँ पे, फॉर्मूला पर। कहाँ आते हैं, फॉर्मूला पर। तो हमने बताया कि यह जो है क्या है, इसका नाम जो है पाई दिया गया। कि क्या नाम दिया गया, इस पहिए के टोटल को इसका जो है क्या किया गया, इस एरिया को क्या कहा गया, पाई कहा गया। और इस पाई का जो है क्या है, इस पाई का रहस्य जो है, इस पाई का अगर बात करें तो पाई जो है यह 22/7 का जो रेशियो है, इसी का नाम हम क्या दिए हैं, पाई दिए हैं। इस 22/7 का जो रेशियो है, इसी को हमने क्या नाम दिया, पाई दिया। यानी इस वृत्त के परिधि की यूनिट कितना, 22 यूनिट। इस परिधि की टोटल यूनिट कितना, 22 यूनिट। और यहाँ पे इस व्यास का यूनिट कितना, तो 7 यूनिट। और इसके बीच का जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। इसका नाम हम क्या दिए, पाई दिए। तो यह जो है, यह 22/7 का कुछ रहस्य भी है क्या। तो इस 22/7 जो है यह P/Q के रूप में है। और P/Q के रूप में आप जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि P/Q के रूप में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यह जो है, यह संख्या जो है, यह पाई जो है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या कैसे है, तो इस 7 से जब हम इसमें भाग लगाते हैं तो यह जो है यहाँ पे 3.14, तो यहाँ पे 7 से जब हम 22 में भाग देते हैं तो यह क्या होता है कि यह ना ही इसमें कोई संख्या जो है यह रिपीट हो रहा है और ना ही यह कट रहा है। तो यहाँ पे इसलिए इसको बार बार जो है, यह बार बार जो है यहाँ पे दशमलव के बाद जो है इसको जो है यह अगर भाग दिया जाए तो यह पूरा बोर्ड जो है भर जाएगा, तभी भी यह कभी भी कटने वाला नहीं है। और ना ही इसमें संख्या जो है क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहाँ तक कि इसको काटने में जो है सुपर कंप्यूटर भी हार मान चुका है। इसलिए इसका नाम जो है हम क्या दे दिए कि यह पाई जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी पाई अगर जब भी आए कि पाई जो है कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप जब भी मारे तो अपरिमेय संख्या पर मारे। और इस पाई का मान, इस 22/7 का असली जो मान होता है 3.1459 के 3.1415 के बराबर होता है। यानी इसका असली मान जो होता है दशमलव के 5 अंकों तक लिया जाता है। इसका असली मान दशमलव के 5 अंकों तक लिया जाता है। यह जो है आप याद रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट जो है याद रखिएगा कि पाई का असली मान 5 अंकों तक लिया जाता है। और इसी में बहुत सारा पाई का रहस्य भी है कि पाई दिवस जो है हम 14 मार्च को मनाते हैं। यानी 14 मार्च को क्या, तो यह जो है 14 और तीसरा महीना यानी 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है,
तो आप याद रखिएगा पाई दिवस भी और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यह जो है आर्यभट्ट साहब के जन्मदिन पर इसका जो है यह जो है पाई दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पाई दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो आर्यभट्ट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि जिन्होंने शून्य का खोज किया था। तो बात आती है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब जो है यहाँ पे हम बोर्ड को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। उसके बाद जो है हम अब आगे, तो आइए अब हम आते हैं यहाँ पे ब्रीथ के फार्मूला पर। यानी यह फार्मूला जो है सारा के सारा फार्मूला कैसे बनता है, इस फार्मूला के बारे में जो है अब हम एक एक करके बताएंगे। तो यहाँ पे बात आई कि यहाँ पर जो है यह ब्रीथ है, यह क्या है, ब्रीथ है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है यहाँ केंद्र होता है, और केंद्र से हमने बताया कि केंद्र से जो है परिधि को छूने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। अब जो है यह त्रिज्या जो है, और यहाँ से यदि अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो यह टोटल जो है क्या बन जाता है, तो डी बन जाता है, यानी डायामीटर, यानी व्यास बन जाता है। तो यह जो है यहाँ से यहाँ तक डायामीटर, तो भाई त्रिज्या जो है इस व्यास के क्या होती है, तो आधी होती है, बिल्कुल आधी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, यहाँ से मतलब इसको हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे। तो यहाँ पर जो है यह आर बराबर जो होता है, आर बराबर यानी डी का जो है यह क्या होगा, आधा होगा। यानी डी को हम क्या करेंगे, डी में 2 से भाग लगा देंगे तो आर का मान निकल जाएगा। अगर आर दे देता है यहाँ पर, तो यह जो है यहाँ 2 यहाँ से गुना कर लेगा, यानी 2r बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या जो होती है वह व्यास के क्या होती है, आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वह व्यास के क्या होती है, आधी होती है। और यह जो है, और डी जो होता है वह त्रिज्या के क्या होता है, दुगुना होता है। क्या होता है दोस्तों, तो त्रिज्या जो होती है व्यास के क्या होती है, दुगुनी होती है। सॉरी, यहाँ पे यह डी जो होता है, डी यानी व्यास जो होता है त्रिज्या के क्या होता है, दुगुना होता है। तो आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत कन्फ्यूज होता है। यह जो है बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, इस पर बच्चा सब बहुत कन्फ्यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है यह आर जो है d/2, यानी आर जो होती है वह हमेशा व्यास के क्या होती है, आधी होती है। और यहाँ पे यह डी जो होता है यह त्रिज्या के क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पे जैसा कि फिगर में हम समझा दिए, अगर यदि यहाँ त्रिज्या 2 होती है तो भाई व्यास क्या हो जाएगा टोटल, तो व्यास 4 हो जाएगा। अगर यदि व्यास 4 होती है, अगर डी जो होता है अगर 4 होता है, तो आर जो होता है वह 4/2 होता है। यानी किसके बराबर होगा दोस्तों, 2 के बराबर होगा। समझ में आया। तो यह जो है यह आपका कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। तो अब बात आते हैं हम कहाँ पे, तो फार्मूला पर आते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं यह जो है कोई क्या है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम गोल बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बीच में जो है क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र जो होता है, तो ये बताइए इसका जो है क्या होता है, एक होता है ऊपर पाई आर। क्या होता है, यहाँ अगर इसको बांट दिया जाए, बिल्कुल आधा आधा कर दिया जाए, तो यह क्या होता है, पाई आर। और यह जो होता है यह व्यास होती है। और एक बात याद रखना, मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर जो है यह जो क्या होती है, जीवा होती है। और जीवा जो है इस केंद्र से होकर जाने वाली जो है होती है वह सबसे बड़ी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे हम व्यास कहते हैं। और इस केंद्र से जितना ही दूर हम जाएंगे, इस केंद्र से, यह केंद्र है, इस केंद्र से जितना ही हम दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना ही यह क्या होती जाएगी, यह जो है यह जीवा छोटी होती जाएगी। यानी यह व्यास से हम छोटी होती जाएगी। और छोटी होते 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 एकदम यह क्या हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। समझ में आया। यानी इसके मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि इस व्यास से जितना ही जीवा दूर होती जाती है, उतना ही यह क्या होती जाती है, छोटी हो जाती है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है आप लोग याद रखिएगा, वृत्त के से इस व्यास से जितना ही दूर जीवा होती है उतना ही छोटी होती है। ठीक है। तो अब बात आई कि यहाँ पर इसको अगर 2 भागों में अगर हम बांट दें, अगर इसको हम इस वृत्त को 2 भागों में बांट दें, तो एक ऊपर वृत्त होगा, एक ऊपर अर्धवृत्त होगा और एक नीचे अर्धवृत्त होगा। यानी जैसा कि हमने यहाँ पे बांट दिया है, तो यह जो होता है एक ऊपर यह कटोरा के जैसा बन जाएगा, यानी अर्धवृत्त हो जाएगा। जैसे तरबूज को आप लोग देखे होंगे, बीचे बीचे जब काट देते हैं तो वह एकदम आधा आधा में बंट जाता है, तो वह एकदम गोल होता है। उसी प्रकार समझिए कि हमने इसको भी क्या कर दिया, काट दिया। तो यहाँ पे होता है पाई आर और यहाँ पे क्या होता है, पाई आर। यानी ऊपर भी पाई आर और नीचे भी पाई आर।
तो बात आई कि यहाँ पर जो है अगर इसके हम परिधि का बात करें, इसके परिधि का बात करें तो दोस्तों देखिए परिधि का क्या होता है। तो परिधि का फॉर्मूला जो होता है, इस परिधि का फॉर्मूला होता है ऊपर पाई आर नीचे पाई आर, 2 पाई आर। यानी वृत्त की जो परिधि होती है वह क्या होती है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर होती है। यदि इसको शॉर्टकट में हम लेना चाहें तो इसको हम आसानी से हम बता देते हैं कि 2 और पाई का मान, जैसा हमने बताया कि पाई का मान क्या होता है 22/7। जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए तब तक आपको 22/7 ही लेना पड़ता है। अन्यथा कहता है तब हम 3.14 का प्रयोग लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई आर, तो यानी 2 गुना इस पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 बटा क्या हो जाएगा 7 गुने आर। यानी अगर परिधि का शॉर्ट फॉर्म में अगर हमको याद करना है, अगर इतना नहीं भी याद करता है तो इस 44/7 को हम याद रखेंगे। यह जो है यह वृत्त की परिधि होती है 44/7 गुने आर। इतना भी हम लेकर बनाएंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा जितना इतना लेकर बनाएंगे। अब बात आती है कि क्षेत्रफल पर। कहाँ आते हैं, तो क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्या क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और उसके बाद वृत्त का यहाँ पे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह होता है पाई, यह क्या होता है पाई, और इसमें क्या होती है 2 त्रिज्या होती है। क्या होती है 2 त्रिज्या। तो इस पाई में आर को 2 बार इसका स्क्वायर कर देने से इसका क्या बन जाता है, क्षेत्रफल बन जाता है। क्या बन जाता है, क्षेत्रफल बन जाता है। यानी वृत्त की अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब बात आई कि इस पर अगर मैं क्वेश्चन को आगे बनवाऊंगा, इसके बाद जो है मैं तुरंत आगे जब इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं तो मैं आगे 2-4 क्वेश्चन भी इस पर बनवाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वही बात करें कि अर्धवृत्त में, तो अर्धवृत्त जो है यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। किस प्रकार से बनेगा, तो अर्धवृत्त जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। यह जो है यहाँ पे मानते हैं, यह हमने क्या बताया कि यहाँ पर क्या होता है पाई आर, यहाँ पर क्या होता है पाई आर। और यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, यह एगो आर, और यहाँ से यहाँ तक फिर आने में एगो आर, यानी एगो आर 2 आर। यानी अगर अर्धवृत्त का परिधि का बात किया जाए दोस्तों, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। अरे परिधि क्या होता है, परिधि यही तो होता है इस चाप के टोटल लंबाई को, यानी किसी भी अगर आकृति के उसकी क्या निकालना हो, परिधि निकालना हो, तो हम क्या करते हैं उसके टोटल लंबाई, जितना भी उसमें जो भी कुछ लगा हो उसके टोटल लंबाई को हम निकाल देते हैं, वही क्या हो जाती है परिधि हो जाती है। तो यहाँ पर यहाँ से चलेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे यहाँ तक, यही इसका क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई आर, इसका क्या हो गया पाई आर, और ऊपर जो है एगो आर प्लस एगो आर, यानी पाई आर प्लस 2 आर। इसको शॉर्टकट में और बनाना चाहें तो इधर आर कोमा ले लेंगे, दोनों में आर है, दोनों में से आर कोमा ले लेंगे, बच जाएगा क्या पाई प्लस 2। यानी यही हमारा क्या हो गया अर्धवृत्त का परिधि हो गई। यानी अर्धवृत्त की परिधि का बात करें तो यही जो है क्या होती है अर्धवृत्त की परिधि होती है, यानी आर इंटू पाई प्लस 2, यह हमारे अर्धवृत्त की क्या होती है परिधि होती है। यदि इसको हम चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं, यानी आर यदि इसको हम बनाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा आर इंटू इस पाई का मान 22/7 प्लस 2, बटा में कुछ नहीं है तो 1, 7 1 का लॉस 7, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, यह 22 से कम 22, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 दूना 14, और यहाँ पे क्या हो गया आर गुने 22 और सॉरी यहाँ पे 14 होगा, तो 22 और 14 क्या हो जाएगा 36/7, यानी आर गुने 36/7। आप आर को चाहे तो इधर से काट कर इधर भी लिख सकते हैं आर, यानी इसका जो है अर्धवृत्त का जो परिधि होती है, जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वह 36/7 गुने आर होती है, और यहाँ जो है वृत्त की परिधि 44/7 गुने आर, और अर्धवृत्त की परिधि 36/7 गुने आर। इतना भी आप लोग क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। और इस वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आप अर्धवृत्त का, अगर यहाँ पे हम बता दें कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बात करें तो दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर में
पाई आर स्क्वायर में आप 2 से भाग कर दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको जो है इस पाई आर स्क्वायर में यानी क्षेत्रफल में जब 2 से भाग लगा देने पर, जब क्षेत्रफल में 2 से भाग लगा देने पर इसका अर्धवृत्त की परिधि हो जा रही है, तो क्या हम क्षेत्र इस परिधि में भी 2 से भाग लगा देंगे तो क्या अर्धवृत्त की परिधि नहीं हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप बनाइएगा यह गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका जो है अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर इंटू पाई प्लस 2, या इतना बात याद रखिएगा, इसका क्या होता है पाई आर और यह होता है ऊपर आर प्लस आर, यानी आर प्लस आर मिलकर कितना हो गया 2r। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात आई कि अब इसी के अंदर हमको पढ़ना है त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ जैसे लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, और इसी के अंदर हमें पढ़ना है वृत्तखंड। जैसे यहाँ पर हम पढ़ाएंगे कि यहाँ पे यह वृत्त होगा, केंद्र से यदि त्रिज्या के द्वारा बनाए गए इस खंड को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कहते हैं। और इस यहाँ पर जो है इस एक परिधि से दूसरे परिधि को यदि मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो इसका जो है यह होता है लघु वृत्तखंड, यह छोटा है, यह लघु वृत्तखंड होता है, और यह जो है यह पूरा का पूरा क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड होता है। यहाँ पर जो होता है यह क्या होता है, यह जो होता है लघु त्रिज्यखंड होता है। यहाँ से यहाँ तक यह लघु त्रिज्यखंड, और यह क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे चाप की लंबाई निकालना हो तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है यह पढ़ेंगे अगले क्लास में। आप हमारे पढ़ाई एकदम आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले